में से समुच्चय का युग्म ज्ञात करना है। युग्म मतलब हमें यूनियन, ठीक है। ये हमारा युग्म का साइन होता है। कैसे? युग्म का जो साइन होगा वो जैसे हम ए और बी है तो इसका युग्म निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो दो समुच्चयों के जितने भी अवयव होंगे सबको मिला के हमें एक नया समुच्चय बनाना पड़ेगा, ये जो कि युग्म समुच्चय होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें समुच्चय दिया हुआ है x बराबर में कितना 1 3 5, ठीक है। और y बराबर दिया हुआ है 1 2 3। तो हमें x का यूनियन निकालना है, यानी कि युग्म समुच्चय x यूनियन y। तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी अवयव दोनों के होंगे सबको मिला के लिख देंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू ए आई ओ यू और b इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। a का मान कितना ए आई ओ यू और b का मान कितना ए बी सी है। ध्यान दें, a का मान कितना दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ठीक है। और b में क्या है, b में हमारा है a b और c, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a युग्म b निकालना है, यानी a यूनियन b निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, हम a लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में देखिए b यहाँ पर लिखेंगे और c लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या देखेंगे, ये है आई ओ और यू। ध्यान दीजिए कि सेट में कोई भी दो अवयव को हमें दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही लिखा है। जैसे ए और ए इसमें भी था तो एक बार लिखाया, बी यहाँ आया, सी आया और उसके बाद में जो भी बचा हम उसे लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स जो है कुछ इस तरीके से कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और बी नंबर क्या दिया हुआ है, एक्स कुछ इस तरीके से कि 6 संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। क्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमें दोनों सेट को लिखना होगा एक जगह। दोनों सेट को हम लिखते हैं, ये दिया हुआ है कि 3 का गुणज है, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 6 9, ठीक है, 12 और कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमें एक्स का पर कोई भी अवरोध नहीं लगाया गया है कि एक्स हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। हमारा एक्स फ्री है, ठीक। एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणक है, ठीक। और दूसरा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। 6 से कम जो होगा 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम दोनों को मिलाएंगे, क्या होगा, ए का युग्म बी के साथ में क्या होगा, ध्यान दीजिए, यह क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और अब क्या होगा 3 का गुणज के साथ में आगे बढ़ते जाएगा, यही इसका यूनियन मिलेगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स जो है कुछ इस तरीके से कि एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स का मान 1 से 6 के बीच में है, ठीक है। 1 से 6 के बीच में है, यानी 1 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा है बराबर, यानी हमारा ये जो मिलेगा कितना मिलेगा 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और b के बारे में क्या बोला जा रहा है, b के बारे में कि b एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से 10 के बीच में, तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि b जो होगा कितना होगा 7 8 और 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम जब दोनों का युग्म निकालेंगे a यूनियन b, तो ये क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है कि ए जो होगा 1 2 3 है और बी क्या है, वो इम्पटी है, मतलब 5, ठीक है। ए बराबर में कितना दिया हुआ है 1 2 3 और बी का मतलब कितना, बी बराबर 5 मतलब कुछ भी नहीं, रिक्त समुच्चय जो होता है वो। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो 5 क्या होगा, 5 का मतलब तो कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा क्या होता है सेट ए ही आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 आ जाएगा, बराबर में कितना हम बोल सकते हैं कि सेट ए। धन्यवाद। एक समुच्चय ए है जिसके सदस्य हैं ए तथा बी, ठीक है, तथा दूसरा समुच्चय बी है जिसके सदस्य हैं ए बी एंड सी, ठीक है। और तो हमसे पूछा गया है क्या ए बी का उप समुच्चय है, और क्या पूछा गया है ए यूनियन बी, यानी कि ए तथा बी का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब होता है, जब एक समुच्चय का प्रत्येक सदस्य दूसरे समुच्चय का भी सदस्य हो, तो मैं बोलता हूँ
समुच्चय ए समुच्चय दूसरे का, पहला समुच्चय दूसरे का क्या है, उप समुच्चय है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्योंकि प्रत्येक x, कोई भी x मतलब x कोई क्या हो सकता है, कोई भी सदस्य हो सकता है समुच्चय ए का। प्रत्येक x जो कि समुच्चय ए का सदस्य है, हम देख सकते हैं कि सभी x क्या है, समुच्चय b के भी सदस्य हैं, क्योंकि समुच्चय ए के सदस्य कौन कौन से, ए तथा बी। तो समुच्चय बी में भी ए तथा बी है। तो हम देख सकते हैं ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी का भी सदस्य है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा कि यदि, चूंकि हम देख सकते हैं क्योंकि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो यहाँ से क्या निर्दिष्ट होता है कि ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही मेरा इसका उत्तर होगा। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, ये चिन्ह क्या बताता है, जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो हमें बताना है ए तथा बी का सम्मिलन क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या है, दिया है कि जो समुच्चय ए है वो क्या है, समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो यहाँ से हमें क्या निर्देशित होता है कि प्रत्येक x जो समुच्चय ए का सदस्य है वह क्या होगा, समुच्चय बी का भी सदस्य होगा। ठीक है, कि चूंकि ए बी का उप समुच्चय, तो हम कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक सदस्य बी का भी सदस्य होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों ही समुच्चयों का सम्मेलन होता है। तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा, समुच्चय बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा उत्तर होगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, समुच्चय बी के बराबर होगा। ओके, थैंक यू। प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 और समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6 और समुच्चय सी 5 6 7 8, समुच्चय डी 7 8 9 10 है ना, सभी में 4 4 अवयव हैं, तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करना है। तो सभी में यूनियन पूछा है, संघ पूछा है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं संघ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी दो समुच्चय हैं। ठीक, तो अगर मैं इनका संघ लूं, है ना, इनका यूनियन लूं, तो हमें ऐसे अवयव लेना है ना, ऐसे अवयव लेना है जो ए या बी दोनों में से किसी एक में उपस्थित होना चाहिए, है ना। इसे हम या समझते हैं, है ना। तो या तो ए में मिल जाए वो अवयव या बी में मिल जाए, हमें वैसे सभी अवयव को ले लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं इसे। तो पहला देखिए, समुच्चय ए यूनियन समुच्चय बी। ठीक है, तो हमें ए और बी पे ध्यान देना है और ऐसे अवयव लेना है जो दोनों में से कहीं एक में मिल जाए। तो एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1, है ना, 2 3 4, दोनों के अवयव लिख लेना है। अब फिर बी में देखिए 3 4 तो आ चुका है, तो उसे 2 बार नहीं लिखते, है ना। कभी भी समुच्चय में कोई अवयव रिपीट नहीं होता, मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो 3 4 हो चुके हैं, 5 6, तो ये आ गया 5 और 6। तो ये जो अवयव हैं आप देख लीजिए, या तो ए में उपस्थित होंगे या बी में उपस्थित होंगे, दोनों में कहीं में एक में मिल जाएंगे। तो ये हमारे पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे में देखते हैं इसी प्रकार ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में देख लेते हैं, पहले तो हम ए के सभी अवयव लिख लेते हैं, फिर जो जितने बचेंगे वो सी से लिख लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी में देखिए क्या है 5 6 7 8, तो इन्हें भी पूरा लिख लीजिए 5 6 7 8, है ना। मतलब हमें ऐसे अवयव लेना है जो ए में मिल जाए या बी में मिल जाए, सॉरी ए में या सी में मिल जाए, इसका मतलब यही है। अब बी यूनियन सी देखिए, तो या तो बी में मिल जाए या सी में। तो इसमें 3 4 5 6 है, पहले इसी को ही लिख लिया जाए, 3 4 5 6। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, सी के लिख लीजिए, 5 6 तो हो चुके हैं, 7 8 और बचे, 7 8 लिख लीजिए, 7 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो या तो ए में मिल जाए या बी में मिल जाए या सी मिल जाए, तीनों में से किसी में भी मिल जाए, ऐसे अवयवों को लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, देखिए ए में पहले लिख लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी में आइए, 3 4 तो हो चुका है, और क्या 5 6, तो 5 6। अब सी में आते हैं, तो 5 6 तो हो चुका है, 7 8 और बचा, तो यहाँ आ गया 7 और 8।
ये जो है ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ए बी और डी है ना, तीनों के अवयव लिख लेंगे बिना रिपीट किए। तो पहले ए से शुरुआत किया तो 1 2 3 4 तो पहले आ जाएगा। अब बी में देखते हैं, बी में क्या बचा, 3 4 तो हो चुका, 5 6। डी में देखिए 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 है ना। हमने ऐसे ले लिए हैं जो या तो ए में या बी में या डी में हो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते बी सी और डी के संग में है ना। तो बी से शुरुआत कर लेते हैं। तो बी में क्या क्या है, बी में देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो गया। अब सी में आ जाते हैं। तो सी में 5 6 7 8, तो 5 6 तो हो चुका है, 7 8 लिख लेते हैं, 7 8। और डी में क्या है, डी में 7 8 9, तो 7 8 हो चुका है, 9 और 10 बचा, 9 10। तो ये जो है ये हमारा उत्तर होगा है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद। है देखिए कि यदि समुच्चय ए है ना, समुच्चय ए जिसके अवयव हैं 3 5 7 9 11, समुच्चय बी है इसके अवयव हैं 7 9 11 13, समुच्चय सी है इसके अवयव हैं 11 13 और 15, और समुच्चय डी है इसके 2 अवयव हैं 15 और 17। ठीक है, तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन का प्रयोग किया गया है इन सभी सवालों में है ना। तो इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ और यूनियन मतलब संघ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई दो समुच्चय x और y हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ इनका यूनियन बताना है, तो यूनियन का मतलब हमेशा याद रखिए आप कि ऐसे अवयव है ना, ऐसे अवयव जो x में मिल जाएं या y में मिल जाएं, वो सभी अवयव आ जाएंगे हमारे x यूनियन y में है ना। तो ऐसे अवयव लेना है या तो वो x में मिल जाए या y में मिल जाए। ठीक है, अर्थात दोनों के अवयव को ले लेना है और किसी भी अवयव को हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती। वहीं दूसरी ओर अगर x इंटरसेक्शन y की बात करें है ना, x इंटरसेक्शन, तो इसमें आपको याद रखना है कॉमन है ना, कॉमन या उभयनिष्ठ। तो हमें ऐसे अवयव लेना है जो दोनों में ही पाए जाने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। ऐसा नहीं कि इसमें हो और इसमें ना हो है ना, दोनों में पाया जाना उनका आवश्यक है, कॉमन होने चाहिए दोनों। तो इस प्रकार हमें इंटरसेक्शन प्राप्त होएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अब देखते हैं पहला सवाल। पहला में क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन देखना है। तो चलिए क्या आ जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 और 11, ये तीन जो है हमारे दोनों समुच्चय में कॉमन है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा 5 9 और 11, 5 9 और 11। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में बोला है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 11 13 15 है और इसमें 11 और 13 है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, 11 13, ये दोनों जो अवयव हैं इन दोनों में कॉमन है समुच्चय बी सी में। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 11 और 13। ठीक है, तीसरा देखिए, अब तीसरा सवाल में क्या बोला गया है। तीसरे में बोला गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीन समुच्चयों की बात है, मतलब ऐसा अवयव लेना है जो ए सी डी तीनों में ही कॉमन होना चाहिए है ना, तीनों में पाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं तीनों में क्या है, ए सी डी ना। तो हम देख रहे हैं कि ए में 3 5 7 9 11, फिर आ जाते हैं सी में, तो इसमें 11 13 15। अभी तक हमें कॉमन क्या मिला, अभी तक हमें जो कॉमन मिल रहा है वो है, बता रहा हूँ, अभी तक देखिए ए में 11 है, सी में भी 11 है और डी में भी 11 मिल जाए तो अपना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे डी में 11 नहीं है, अर्थात ऐसा कोई अवयव नहीं दिख रहा हमें जो डी में भी हो, सी में भी हो और ए में भी हो है ना। ये 11 ए और सी में तो था लेकिन डी में नहीं है ना, तो ये अपना नहीं बन पाएगा। तो ये एक हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त हो रहा है, मतलब ऐसा कोई अवयव ही नहीं जो दोनों में हो, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ हमें। तो चौथा देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि
ए इंटरसेक्शन सी, केवल ए और सी की बात करना है। तो ए और सी की बात अभी हमने देख लिया है। वैसे तो इसका ए और सी में कॉमन क्या है, ये जो 11 है ये ए में है और सी में भी 11। इसके अलावा कोई ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, है ना। 11 ही केवल अवयव है, तो ये आ जाएगा अपना उत्तर ए इंटरसेक्शन सी का केवल एक अवयव है 11। ठीक है, अगला देखिए 5वां सवाल। 5वां में क्या बोला गया है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी की बात करना है, बी और डी दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो देखिए बी में क्या है 7 9 11 13 और डी में 15 17। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई अवयव ही नहीं है जो बी में भी मिल जाए और डी में भी मिल जाए। देखिए इसमें 15 17 है और इसमें 15 17 है नहीं, तो कॉमन तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमारे पास कोई भी अवयव नहीं मिला, है ना। कोई भी अवयव नहीं मिला मतलब एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल, इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी क्या है ना। इसे हल करने के लिए पहले स्टेप करने पड़ेंगे अलग अलग स्टेप में। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, इसे मान लेते हैं हम, चलिए समुच्चय एक्स, है ना। बी इंटरसेक्शन सी को समुच्चय एक्स मान लेते हैं। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी हम शायद निकाल चुके हैं। देखिए हाँ, ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी हम 11 13। तो ये क्या है 11 और 13। तो हमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। तो अब ए को देखिए, इसमें केवल 11 और 13 है ना एक्स में, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13 है। अब ए को देख लेते हैं, इसमें 11 13 है क्या। तो हम देखते हैं समुच्चय ए में हाँ 11 है ना, 11 है। तो समुच्चय ए जो है ना, समुच्चय ए में लिख ही लेते हैं समुच्चय ए को। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 11 है ये इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में भी है और ए में भी, दोनों में कॉमन निकल रहा है ना। तो हमारा जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर हम फाइनल उत्तर में जाएं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा अपना केवल एक अवयव 11। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ये। ठीक है, अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वां में है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो हम देख लेते हैं ए और डी में कुछ कॉमन है क्या। तो देखिए इसमें 15 17 है और इसमें 15 17 है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन डी भी हमारा रिक्त समुच्चय ही मिल गया। ए इंटरसेक्शन डी, कोई भी अवयव नहीं है कॉमन, अर्थात रिक्त समुच्चय। अगला देखिए 8वां जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए इसे पहले देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसे अपन क्या करेंगे, इसे भी विभक्त करके हल करते हैं। तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, है ना, बी यूनियन डी। इसे हम मान लेते हैं चलिए एक्स, है ना। तो ये अपना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन डी, यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, या ऐसे है जो बी में मिल जाए या डी में मिल जाए। ठीक है, शुरू में ही बताया था, है ना, या बी में मिल जाए या डी में मिल जाए। तो देखिए बी में कौन कौन से है, 7 9 11 13। यहाँ पे लिख देता हूँ समुच्चय बी जो है इसमें है 7 9 11 13, और जो समुच्चय डी है इसमें 15 और 17। तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, या तो बी के अवयव या डी के अवयव। तो अपना आ जाएगा ये 7 9 11 13 15 और 17, है ना। ये सभी अवयव देख लीजिए आप, या तो बी में मिल जाएंगे या डी में मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की ओर। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, है ना। तो हमें अब देखना क्या है, यहाँ मैं समुच्चय ए भी लिख ही लेता हूँ। समुच्चय क्या है, 3 5 7 9 11 है, 3 5 7 9
11। तो अब हम तुलना किस में करना है ना, हमें इसमें और इस पूरे में तुलना करना है ना, क्योंकि हमें देखना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या बताया था, कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 7 और 9 है ना, 7 और 9 और 11 भी, 7, 9 और 11, ये क्या है 7, 9, 11, इसमें भी है समुच्चय में भी, और बी यूनियन डी में भी आ रहा है 7, 9, 11, ये तीनों दोनों में कॉमन पाए जा रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा ये क्या होगा, ये होगा 7, 9, 11। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल। इसमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए देखते हैं, इसमें बोला गया ए इंटरसेक्शन बी है ना, फिर बोला गया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं, चलिए पूरे को x, इसे मान लेते हैं y। ठीक है, तो x और y पहले अलग अलग हल कर लेते हैं। समुच्चय x क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए हम पहले निकाल चुके हैं इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखिए, हाँ 5, 9, 11 है ना, 5, 9, 11, ये ऐसे अवयव हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये आ गया 5, 9, 11। अब बी यूनियन सी, इसे y माने हैं, तो बी यूनियन सी, शायद ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी, नहीं बी यूनियन सी याद कर लेते हैं, अर्थात ऐसे अवयव लेना है जो बी में हो या सी में, है ना। तो ये जो है, ये वाला भाग हम देखते हैं, तो ऐसे अवयव ले लीजिए जो बी या सी दोनों में कहीं एक में हो। तो हम देख रहे हैं 7, 9, 11, 13, फिर 11, 13, 15, तो आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15, ये सभी अवयव या तो बी से हैं या सी से। ठीक है, तो अब देखिए ये निकाल लेंगे ना, बी यूनियन सी, या बी में हो या सी में। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अर्थात हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई याद करना है। तो हम इन दोनों में ध्यान देंगे अभी। तो ऐसे अवयव देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाए। तो हम क्या देखते हैं, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, तो हमारा जो उत्तर आएगा क्या आ रहा है, 9 और 11, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं। तो यही हमारा उत्तर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का उत्तर क्या हो गया, 9 या 11। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आएगा दोस्तों, धन्यवाद। x एक प्राकृत संख्या है, b x एक सम प्राकृत संख्या है, c x एक विषम प्राकृत संख्या है, d है हमारे पास x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास a b c d यहाँ पे 4 समुच्चय दे रखे हैं, और हमें क्या पूछा है कि a इंटरसेक्शन b, a यूनियन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d और c इंटरसेक्शन d। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का प्रयोग किया है। तो इंटरसेक्शन तो क्या होता है, सर्वनिष्ठ मतलब दो हमारे पास समुच्चय, उनमें जो कॉमन पार्ट आता है वो होता है इंटरसेक्शन, और यूनियन होता है सम्मिलन, मतलब दोनों में आ रहा है, और दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ हो तो एक बार लिखते हैं, और अगर एक में भी नहीं आ रहा तब भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ए समुच्चय लिखता हूँ। तो ए क्या है हमारे पास, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ए हमारे पास है प्राकृत एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 जैसे प्राकृत संख्या कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। यहाँ पे हमें कोई फिक्स बोला नहीं है तो मैं एन लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास ए हो गया। बी जो है एक सम प्राकृत संख्या है। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो। तो 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10, इसी प्रकार आगे चलती जाएगी। अब मैं सी लिखता हूँ। सी क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होगी, जो 3 से, तो 1 3 5 7 डैश 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 यहाँ तक चलती जाएगी।
और हमें क्या बोला है, डी। डी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो 2, 3, 5, 7, इसके बाद कौन सी आएगी, 11, इसी प्रकार आगे ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास 4 समुच्चय हो गए। अब हमें पहला क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले पूछा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में हम वह अवयव लेते हैं जो ए में उपस्थित हो और बी में भी उपस्थित हो, दोनों में उपस्थित होने वाले अवयव हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब 1 से लेकर n तक अवयव उपस्थित है। और बी क्या है हमारे पास, सम संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें भी 2, 4, 6, 8 ये भी n तक उपस्थित है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा वो आएगा हमारे पास बी, क्योंकि ए और बी में कॉमन क्या आएगा, बी। क्योंकि बी है, ए में हमारे पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। लेकिन बी में हमारे पास 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो ए नहीं लिख सकता मैं। दोनों में जो कॉमन, तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, बी समुच्चय हमारे पास कॉमन आएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ जाएगा, बी। दूसरा पार्ट है हमारे पास ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम वह लिखते हैं जो अवयव या तो ए में उपस्थित हो या सी में उपस्थित हो या दोनों में उपस्थित हो। अगर दोनों में उपस्थित हो तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं। तो ए यूनियन सी, तो ए तो हमारे पास n प्राकृत संख्या है और सी क्या है, विषम संख्या। तो सी वाले सभी अवयव ए में उपस्थित है, तो सी तो आएगा ही सही, साथ में ए के जो बाकी अवयव है वो भी यूनियन में आएंगे। तो यूनियन हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला होता तो हमारा सी होता, क्योंकि उसमें हम कॉमन अवयव लेते हैं जो सी में उपस्थित है वो, और ए में सारे अवयव जो उपस्थित है वो सारे अवयव सी में नहीं है, तो यूनियन में ए के सारे अवयव शामिल होंगे। ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन में अंतर। अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, तो डी क्या है हमारे पास, डी के सभी अवयव ए में उपस्थित है, तो डी तो आएगा ही सही। बाकी ए के जो बचे हुए अवयव है हमारे पास 1, 6, 4 ये भी यूनियन में शामिल होंगे। तो हमारे पास ए यूनियन डी क्या आएगा, ए। चौथा पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन लिखूंगा मैं, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी में क्या है, सारी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, और सी में क्या है, विषम संख्या। तो बी और सी में कोई भी अवयव कॉमन आएगा, 2 बी में है, सी में नहीं उपस्थित है। सी का कोई अवयव ले लो, 5 बी में उपस्थित नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 रिक्त समुच्चय। पांचवा पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो डी क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या, और बी क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या और अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या कॉमन है, तो एक ही अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो हमारे पास सम संख्या होती है, वो होती है 2। तो इंटरसेक्शन है तो हम कॉमन वाला पार्ट लेंगे, तो कॉमन क्या है हमारे पास, 2, तो यहाँ पे ओनली 2 आएगा। यहाँ पे बी मतलब बी समुच्चय पूरा आएगा, तो यहाँ पे मैं पूरा बी समुच्चय लिख सकता हूँ, पर मैंने बी लिखा है क्योंकि मैंने बी यहाँ पे लिख रखा है। पर यहाँ पे इस समुच्चय हमारे पास कोई है नहीं, ओनली 2 संख्या, एक ही अवयव कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। हमारे पास लास्ट पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, तो सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में क्या कॉमन है, तो सी हमारे पास है 3, 5, 7 और डी है हमारे पास 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पर कॉमन आने वाले अवयव मैं लिख रहा हूँ, तो सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास आएंगे। यहाँ पे मैं सी इंटरसेक्शन डी लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा। 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 आ गया। 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 5 आ गया। 7 आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, 9 इसमें नहीं आ रहा। फिर 11 आएगा, तो 11 भी आ गया। फिर इसमें क्या आएगा, 11 के बाद 13, तो 13 इसमें भी आएगा, अभाज्य संख्या 13, तो डी में भी आएगा, 13 भी आएगा। फिर आएगा 15 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आएगा 17 अभाज्य संख्या, तो 17 इसमें भी आएगा। तो आप देख सकते हो ये इसी प्रकार चलता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डी में वही अवयव आएंगे जो एक विषम अभाज्य संख्या है। अब हमारा सी में तो क्या थी, सब संख्या है जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में तो हमारे पास 9 भी है, तो 9 डी में नहीं आ रहा क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा हमारे पास, मैं सी इंटरसेक्शन डी में लिख सकता हूं, सी इंटरसेक्शन डी बराबर एक्स, और यहां पे मैं लिखूंगा एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। धन्यवाद। निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, यानी कि ऐसे कौन से समुच्चयों के युग्म हैं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है,
असंयुक्त मुझे युग्म बताने हैं। तो पहला अगर एग्जाम्पल मैं देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में पहला समुच्चय है जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3 तथा 4, और दूसरा समुच्चय ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 4 तथा 6 के मध्य आती हैं। तो दोनों का जाकर मैं सर्वनिष्ठ निकालूं तो इसमें कौन कौन से पहले अवयव लिख लेता हूँ, 4, 5 तथा 6। हम देख सकते हैं कि दोनों के सर्वनिष्ठ में कौन सा अवयव आएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आ जाएगा x 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं चूंकि इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय नहीं है, तो हम बोलेंगे यह समुच्चय कैसा होगा, असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ क्या हो, एक रिक्त समुच्चय आए। इसी प्रकार दूसरा समुच्चय देखते हैं, इसके अवयव है AEIOU। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समुच्चय इसका जो दिया गया उसके अवयव है CDE तथा F। ठीक है, तो इन दोनों में सर्वनिष्ठ अगर देखूंगा तो E अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यह भी समुच्चय मेरा क्या होगा, असंयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव सर्वनिष्ठ है, यानी कि एक अवयव दोनों का उभयनिष्ठ है। तीसरा अगर समुच्चय में देखो तो तीसरा समुच्चय मैंने क्या दिया है, समपूर्णांकों का समुच्चय। तो हम देख सकते हैं समपूर्णांक कौन कौन से होंगे, 0, 2, 4 और यहाँ से आ जाएगा -2, -1। इस तरह से असंख्य हमको अवयव मिलेंगे। और विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, -3, -1, 1, 3। इस तरह से हमको असंख्य विषम पूर्णांक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मैं देख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, हम क्या बोलेंगे, यह समुच्चय मेरे कैसे होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा वाला मेरा सही होगा इसका। ओके, यह है कि यदि समुच्चय ए जिसके अवयव हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, समुच्चय बी जिसके अवयव हैं 4, 8, 12, 16, 20, समुच्चय सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये अवयव हैं, और समुच्चय डी के अवयव हैं 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये हमारे 4 समुच्चय हमें दिए गए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ये जो दिए गए ये हमें समुच्चय ज्ञात करना है नीचे वाले। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कोई भी समुच्चय है x और समुच्चय y, तो समुच्चय x माइनस y का मतलब ये होता है कि हमें समुच्चय x के सभी अवयव लेना है, लेकिन उन अवयव को नहीं लेना है ना, जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात x इंटरसेक्शन y। समझे, मतलब x के उन सभी अवयव को ले लीजिए, लेकिन उन अवयवों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो y में भी उपस्थित हो। ठीक, तो देखते हैं हम पहला सवाल। पहले में क्या दिया गया है, a माइनस b। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें समुच्चय a लेना है, लेकिन ऐसे अवयव छोड़ देना जो समुच्चय a और b दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देख रहे हैं हम कि ये जो 12 है ना, 12 इसमें है और बस 12, तो हम समुच्चय के सभी अवयवों को ले लेंगे लेकिन 12 को छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, हमने 12 को बस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये b में भी उपस्थित था और हमें b के अवयवों को नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं आप पहला सवाल समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा सवाल सीधा हल करता हूँ। ठीक है, दूसरा में क्या बोला गया है, a माइनस c। तो a के अवयव लेना है, लेकिन वो अवयव नहीं लेना है जो c में भी हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब a और c में देखते हैं, तो पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 3, 6, 9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है ना, 6 जो है ये कॉमन है दोनों में, और 12 कॉमन है, और क्या है 15 नहीं है, बस इतना। ठीक है, तो ये 6 और 12 जो है ए में है लेकिन सी में भी है, तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब ए के अवयव लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3, 9 है ना, 6 को छोड़ दिए, अब 12 को भी छोड़ेंगे तो 15 और 18, 21। ये होगा हमारा a माइनस सी।
ठीक है। अगला क्या है, a माइनस डी, a माइनस डी। तो इसमें आ जाएगा, देखिए ये देखिए a में 3 6 9 12 है और इसमें 5 10 15 20, मतलब इसमें 5 का पहाड़ा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 जो है ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हम ये a के सभी अवयव ले लेंगे केवल 15 को छोड़कर। तो आ जाएगा 3 6 9 12 21 तक, 3 6 9 12, 15 को नहीं लेना है, 18 21, ठीक है। वैसे आप पैटर्न समझ गए होंगे सभी समुच्चय का। इसमें 3 के गुणज हैं, इसमें 4 के गुणज हैं, इसमें 2 के गुणज हैं और इसमें 5 के गुणज हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि b माइनस ए, मतलब ऐसे समुच्चय लेना है b के जो a में ना हो, मतलब ऐसे लेना है लेकिन उन्हें छोड़ देना है जो a में भी हो, ठीक है। तो b में आ जाते हैं 4 8 12 16 20, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं 12, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हम b के सभी अवयव ले लेंगे 12 को छोड़ के। तो ये आ जाएगा, चौथा क्या है, b माइनस ए, 4 8 12 को छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो a में भी है, 16 20, ठीक है ना। अगला क्या है, हमारे यहाँ तक हो गया। 13वां है c माइनस ए। तो c के अवयव सभी ले लेना है लेकिन उनको छोड़ देना है जो a में हो। तो देख लेते हैं ऐसे कौन से अवयव हैं c में जो a में भी हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 4 6, 6 दोनों में आ रहा है, 12 दोनों में आ रहा है, बस। तो 6 और 12 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2 4 8 10 14 16, 2 4 8 10 14 16, ये क्या है अपना c माइनस ए, है ना। c के सभी अवयव लेकिन ऐसे अवयव छोड़ के जो a में हो। अगला देखिए d माइनस ए, d माइनस ए क्या हो जाएगा, d के सभी अवयव लेकिन ऐसे अवयव छोड़ देना है जो a में हो। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 5 10 15 20, तो 15 आ रहा है ना। तो हम 15 को छोड़ देंगे और बाकी सब लिख लेंगे। तो 5 10 20, d माइनस से क्या हो जाएगा, 5 10 20, है ना। 15 को छोड़ दिया है हमने, d के ऐसे अवयव लेना है और ऐसे अवयव छोड़ देना है जो a में भी आए। अगला क्या है, सातवां में बोला है b माइनस सी, ठीक है। तो b को देखना है अपने को, b को, और ऐसे अवयव इनमें से हटा देना है जो c में भी हो। तो 4 8 12 16 20, इसमें भी देखिए 4 8 12 16, ये जो 4 हैं ये c में भी आ रहे हैं और हमारा क्या है माइनस c है, तो इन लोग को हटाना पड़ेगा। तो बचा क्या, केवल 20 बचा। तो यहाँ पे आ गया केवल 20 आएगा, है ना। मतलब समुच्चय b में केवल 20 ऐसा है जो c में नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, b माइनस डी। तो b माइनस डी में क्या करेंगे, b और d को देखना है, ठीक है। तो b के ऐसे अवयव लेना है जो d में नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 4 8 12 16 20 और यहाँ 20, तो ये जो 20 है ये दोनों में आ रहा है। तो हम 20 को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे b के, मतलब क्या क्या आ जाएगा अपना, 4 8 12 और 16 आ जाएगा। तो आ गया b माइनस डी हो गया
4 8 16 सॉरी 12 16 ये हो गया अपना। अगला देखिए C माइनस बी, मतलब C के सभी अवयव लेना है लेकिन ऐसे अवयवों को छोड़ देना है जो B में भी हो। तो देखिए C में क्या है, C में हम देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा है, ठीक है, और B में क्या है, B में 4 का पहाड़ा है। तो हमें C माइनस बी पूछा है ना, तो हम क्या छोड़ देंगे, 4 8 12 16 20 को छोड़ देंगे। तो 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, 12 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, तो बचा क्या, 2 6 10 और 14, ठीक है ना, 2 6 10 और 14 बचे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, C माइनस बी। अगला देखिए D माइनस बी। तो D और B में हमें ध्यान देना है, तो यहाँ 5 10 15 20, यहाँ 4 8 12 16 20। तो जो 20 है ये दोनों में क्या हो रहा है, 20 है दोनों में आ रहा है, तो हम इसके सभी अवयव ले लेंगे केवल 20 को छोड़ के, 20 को हमें नहीं लेना है। तो 5 10 15 आ जाएगा, 5 10 15। ठीक है, अगला क्या बोला गया है 11वां में, C माइनस डी और D माइनस सी। तो C देखिए क्या है, तो C के ऐसे सभी अवयव लेना है, C के सभी अवयव लेना है लेकिन उन्हें छोड़ देना है जो D में भी हो। तो 5 10 15 20, और इसमें क्या है, इसमें कहीं भी 5 10 15 10 है ना, तो 10 हमें नहीं लेना है और बाकी सब ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 10 को छोड़ देंगे, बाकी सभी C के अवयव ले लेंगे। तो आ जाएगा 2 से लेके 16 तक 2 का टेबल। तो ये आ जाएगा C माइनस डी आ जाएगा अपना 2 4 6 8, 10 को नहीं लेना है, 12 14 16। और अगला सवाल है वो है D माइनस सी। तो इन दोनों में अभी हम देखा कॉमन क्या था, कॉमन था 10, तो यहाँ 10 को छोड़ देना था, 5 15 20 है ना, D के सभी अवयव लेकिन ऐसे छोड़ के जो C में भी हो। तो C में और D में दोनों 10 कॉमन था, 10 को छोड़ देंगे, बाकी D के सभी अवयव ले लेंगे। तो 5 15 20 है ना, 10 को छोड़ दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। X एक समुच्चय है जिसके सदस्य हैं A, B, C तथा D तथा Y एक समुच्चय है जिसके सदस्य हैं F, B, D तथा G। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, कहना X माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, X तथा Y का सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो X माइनस वाई समुच्चय कैसा होगा, ऐसे X का समुच्चय कि जो X क्या हो, सभी X क्या हो, मेरे समुच्चय X में बिलोंग करते हो, लेकिन कोई भी X मेरा समुच्चय Y में बिलोंग नहीं करता हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, केवल उन अवयवों को लूंगा जो समुच्चय X में तो होंगे लेकिन समुच्चय Y में ना हो। तो इस प्रकार के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ X तथा Y में सर्वनिष्ठ अवयव यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं B तथा D दो अवयव हैं जो X तथा Y दोनों ही समुच्चयों में हैं। तो अगर X माइनस वाई से मैं समुच्चय X से B तथा D को हटा दूं तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, A तथा C। तो ये मेरा X माइनस वाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं समुच्चय Y माइनस एक्स फाइंड करना है तो कैसे अवयव का समुच्चय होगा, ऐसे अवयव का समुच्चय जो Y क्या हो, समुच्चय Y के तो बिलोंग करते हो लेकिन कोई भी Y मेरे समुच्चय X में बिलोंग नहीं करता हो। तो ऐसे Y कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं उसमें से भी समुच्चय Y में से B तथा D को अगर हटा दूं तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, F तथा G। तो ये हो गया मेरा F तथा G। और तीसरा हमको ज्ञात करना था X तथा Y का सर्वनिष्ठ, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ऐसे अवयव जो X समुच्चय X तथा Y दोनों में उभयनिष्ठ है उनका समुच्चय। ठीक है।
यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा। ठीक है, तो R माइनस Q का मतलब क्या होता है कि ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो परिमेय ना हो। तो मैं लिख सकता हूँ R माइनस Q क्या लाएगा, ऐसे x की x क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो लेकिन x क्या हो, कोई भी मेरी परिमेय संख्या ना हो। तो ऐसी संख्याओं के समुच्चय को मैं क्या बोलता हूँ, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, R माइनस Q क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जिसका चिन्ह क्या होता है, Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ओके, थैंक यू। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का औचित्य भी हमें बताइए। तो पहला हमें जो कथन दिया गया है, कि कथन क्या दिया है कि एक समुच्चय है जिसके सदस्य हैं 2, 3, 4 तथा 5। ठीक है, एक दूसरा समुच्चय जिसके सदस्य है 3 तथा 6, असंयुक्त समुच्चय है। तो हमें बताना है क्या यह समुच्चय असंयुक्त होंगे। तो अगर मैं पहले कथन के लिए देखूं तो मैं देख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय है 2, 3, 4 तथा 5। ठीक है, इसका सर्वनिष्ठ मैं लेता हूं दूसरे समुच्चय से। सर्वनिष्ठ क्या होता है, ऐसे सदस्यों का समूह जो दोनों ही समुच्चय में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो हम देख सकते हैं दोनों समुच्चय में कौन सा सदस्य उभयनिष्ठ है, 3। तो हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि कोई भी समुच्चय का सर्वनिष्ठ अगर कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं होता तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता। तो यानी कि यह कथन क्या है, हम देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का समुच्चय क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि असंयुक्त समुच्चय है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, मेरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का सर्वनिष्ठ क्या हो, एक रिक्त समुच्चय प्राप्त हो। दूसरे कथन पे आते हैं, इन दोनों समुच्चयों का अगर मैं सर्वनिष्ठ ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, पहला समुच्चय A, E, I, O तथा U, इसका हमने सर्वनिष्ठ लिया A, B, C तथा D। तो इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य होगा। क्योंकि यह भी क्या है, मेरा अरिक्त समुच्चय है, यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा, असंयुक्त समुच्चय। तो यह कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों ही समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होना पड़ेगा, यानी कि उसमें कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा हम कथन लेते हैं, तो इन दोनों समुच्चयों को अगर मैं देखूं तो इसमें कौन से कोई भी तत्व उभयनिष्ठ नहीं है। हम देख सकते हैं 2, 6, 10 तथा 14। दूसरा समुच्चय है मेरा 3, 7, 11 तथा 15। इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ। तो ये संयुक्त कैसे है, ये समुच्चय कैसे है, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय। तो इस प्रकार यह कथन मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथे कथन पे हम देखते हैं, तो चौथे समुच्चय में हमको क्या दिया है कि पहला समुच्चय 2, 6 तथा 10, और दूसरा समुच्चय है मेरा 3, 7 तथा 11। तो दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है, एक रिक्त समुच्चय, कोई भी सदस्य उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह भी समुच्चय कैसा होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं तृतीय और चतुर्थ कथन मेरे क्या है, सत्य है, बाकी पहले और दूसरे क्या होंगे, असत्य होंगे। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।